नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। जगह-जगह से हाहाकार सुनाई पड़ रहे हैं और अब तो नदियों में भी लाशें मिलने लगी हैं। आज बक्सर में 45 लाशें बरामद की गई हैं, जो बता रही हैं कि हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं, कि लोगों को श्मशान नहीं मिल रहे हैं, लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। एक तरफ ये मंज़र है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीति का खेल जारी है। खेला खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला केंद्र सरकार का, राज्यपाल का और भारतीय जनता पार्टी का जारी है। सरकार को अस्थिर करने का, सरकार को परेशान करने का। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से राज्यपाल ने ठीक उसी समय 4 टीएमसी नेताओं के खिलाफ सीबीआई को इजाज़त दे दी कि उनके खिलाफ मुकदमा चला सकती है वो। उसी समय जब ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को शपथ लेनी थी उसी दिन। और उसी दिन राज्यपाल महोदय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो संविधान खत्म हो गया है। अब ऐसी टिप्पणी इस समय करना क्या लाज़मी है? क्या इरादे हैं? क्या एजेंडा है राज्यपाल महोदय का? क्या केंद्र सरकार चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम अपने इस कार्यक्रम में उन पर चर्चा करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है? क्या ममता बनर्जी का तख्ता पलटने की जो मुहिम राज्यपाल ने शुरू की थी, जब उन्होंने वहाँ पद संभाला था, तब से जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, क्या वो सिलसिला जारी है? और केंद्र सरकार भी अभी तक कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो राज्य सरकार का सहयोग करना चाहती है, उसको अस्थिर करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। तो ये तमाम सवाल आज हम अपने बहुत ही ज़बरदस्त पैनल के साथ उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जयशंकर जी जुड़े हुए हैं, उर्मिलेश जी जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, शीतल सिंह हैं और कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी हैं। उम्मीद है कि आज की चर्चा बहुत ज़ोरदार होगी। और अब मैं सबसे पहले तो जाऊँगा कोलकाता। प्रभाकर मणि तिवारी जी से मैं लेटेस्ट अपडेट चाहता हूँ कि जो कुछ आज हुआ है, जो राज्यपाल ने किया है और जो बोला है, उसका उसके बाद वहाँ क्या माहौल है? उसको क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं? क्या मायने निकाले जा रहे हैं? प्रभाकर जी, बहुत संक्षेप में। राज्यपाल की भूमिका यहाँ तो पहले दिन से किसी से छिपी नहीं है। एक खास एजेंडे की तरह सुबह से जितने ट्वीट करते हैं, मुझे तो याद नहीं कभी पश्चिम बंगाल में किसी राज्यपाल ने राजनीतिक तौर पर इतनी सक्रियता दिखाई हो। ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बैरिस्टर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा राजनीति में हस्तक्षेप कम से कम पश्चिम बंगाल में पहले किसी राज्यपाल ने किया हो, ये मुझे याद नहीं है। उन्होंने वो पहले भी जिस दिन ममता बनर्जी ने शपथ ली थी उस दिन भी प्रोटोकॉल तोड़कर, और उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि आप हिंसा रोकिए, ऐसी हिंसा हो रही है, चारों तरफ लाशें गिर रही है, हिंसा हो रही है। ये भी पहले कभी देखा नहीं गया कि किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल ने ये सब बातें कही हो। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी कि ममता से चर्चा हो गई थी तो ममता ने कहा मुझे कि आप भी कुछ कहिए, तो मैंने कह दिया। आज भी उन्होंने, जब ममता मंत्रिमंडल ने शपथ ली उसके बाद भी उन्होंने कहा, एक और ममता ने कहा कि राज्य में पूरी शांति है, अब कहीं हिंसा नहीं है, मेरी प्राथमिकता कोरोना पर अंकुश लगाना है। तो दूसरी ओर राज्यपाल बयान दे रहे थे कि राज्य में कानून व्यवस्था और संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, चारों तरफ हिंसा फैल रही है और मैं उन हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पे जाऊंगा। तो ये तमाम चीजें हो रही है। इसके अलावा राज्यपाल ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ जो मंजूरी दी, तो उसमें और भी कई ऐसे नेता भी थे, शुभेंदु अधिकारी जैसे, मुकुल राय जो उसी मामले में अभियुक्त है, लेकिन राज्यपाल ने पहले तो कुछ नहीं कहा। बाद में जब मीडिया में खबरें आने लगी कि बीजेपी में शामिल नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, तो बाकायदा राज्यपाल राजभवन की ओर से बयान जारी किया गया कि चूंकि ये लोग उस समय मंत्री थे और मैंने नियुक्त किया था, भारतीय संविधान की धारा 164 के तहत जो अधिकार है उसी के अनुरूप मैंने ये मंजूरी दी है सीबीआई को, और जो विधायक और सांसद है उनको संबंधित विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष मंजूरी देंगे, ये सफाई दी गई। तो ये चल रहा है। आप जानते हैं चुनावी नतीजों के बाद से ही पहले 4-5 दिनों तक हिंसा चली, जेपी नड्डा का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को फोन किया, और अब ये फिर ये सिलसिला थमा नहीं है। एक तरफ सरकार की प्राथमिकता कोरोना है, बार बार प्रधानमंत्री को 3 चिट्ठियां भेज चुकी है ममता, मुफ्त टीकाकरण की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने एक
तय एजेंडे पर हिंसा के मामले को लेकर ही आगे बढ़ रही है और राज्यपाल, कोई शक नहीं है कि इसमें राज्यपाल भी इस आग में घी डाल रहे हैं। जी। तो दोस्तों, ये दो मुख्य सवाल हैं। एक तो जो राज्यपाल के अधिकार हैं, उन्होंने जो टीएमसी के नेताओं के मामले में सीबीआई को इजाजत दी है, उसकी वैधता का प्रश्न है, वो कितना सही है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसकी राजनीति क्या है, इसकी ये पूरा जो राज्यपाल की गतिविधियां हैं, जो एक्शन है, वो क्या राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एनके सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। जो राज्यपाल ने कदम उठाए, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास भी ये मामले हैं और उसको इतने सालों से नारद जो स्टिंग ऑपरेशन, उसको बरसों हो गए, तब से वो फाइल वहां दबी हुई है। यहाँ अचानक राज्यपाल महोदय उस समय जब शपथ लेने का कार्यक्रम बन रहा होता है, तब ये कदम उठाते हैं। तो हो सकता है कि संवैधानिक तौर पर वो सही हो, लेकिन इसकी जो कहना चाहिए कि सैंक्टिटी कितनी है, कितनी इसकी पवित्रता को कैसे देखा जाए और राजनीतिक पक्ष को कैसे जाए। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि उसके संवैधानिक पक्ष पर आप रोशनी डालें। ये राज्यपाल की हरकत न तो संवैधानिक रूप से टेनेबल है, न ही नैतिक रूप से है। लेकिन असल में हम लोग गलती कर रहे हैं कि इस कमजोर से राज्यपाल को पकड़ रहे हैं, जो आका ऊपर बैठा है, जिसके एक कलम से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र का जो होता है, इसको झटके से कुर्सी से बाहर कर देगा। उस ताकत की वजह से ये बकरी बन जाते हैं, मेमना और केचुए बन जाते हैं हमारे राज्यपाल। असली बात तो यह है कि हमें हर बार आप ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे। कुछ दिन पहले मुंबई में विद्यासागर ने यही किया था। बीजेपी के अपॉइंटेड थे, बीजेपी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी अशोक चौहान के लिए यही किया था। उसके पहले के गवर्नर जो कांग्रेस का था, उसने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया 2013 में। आपको याद होगा वो पूरा किस्सा, जमीन का घोटाला था उसमें। 2013 में उस समय गवर्नर ने कहा कि साहब, नो केस इज मेड आउट बिकॉज देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव द कल्पेबिलिटी। ये कह के उसने खारिज कर दिया। अगला बीजेपी का गवर्नर आता है, बीजेपी की सरकार आती है और फिर से सीबीआई जाती है, कहने साहब कुछ और एविडेंस मिले हैं, जरा से देख लीजिए। और तब विद्यासागर जी महामहिम प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे देते हैं। तो ये मजाक, गवर्नर को तो आपने केचुआ बना दिया है। खैर, हम उस पर बाद में आएंगे। इस पर्टिकुलर केस में धनखड़ डे वन से एक एक्टिविस्ट की तरह रोल कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। भारत के इतिहास में 70 साल के डेमोक्रेसी में मुझे याद नहीं आता है कि किसी गवर्नर ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वो किया हो, ऑल पार्टी मीट बुलाई हो ममता बनर्जी के खिलाफ। किसी गवर्नर ने ये नहीं कहा कि साहब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और बहुत चिंता की बात है और कोरोना से लड़ने के लिए, तो ये बात उन्होंने ट्वीट में लिखी। ये भी छोड़ दीजिए, मैं अभी देख रहा था सीएए का विरोध हो रहा था, इस पे भी गवर्नर ने बोला कि ये तो बड़ा गलत तरीका है, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, इसका भी विरोध यहाँ पे हो रहा है। और ये सब उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि हम संविधान में जब हम शपथ लेते हैं तो जनता के कल्याण की भी शपथ लेते हैं, ये उसके तहत कर रहे हैं। अब जनता का कल्याण मुख्यमंत्री जो वोट पाया हुआ है, जो सदन के प्रति जिम्मेदार है, उसको करना है कि गवर्नर साहब को करना है? दरअसल गवर्नर साहब को उधर आकाओं से जो इशारे मिलते हैं उससे करना है। इस केस में आप देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 197 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 19 दोनों में बाध्यता है कि आप इन केसेस में गवर्नर से, इन केस कमीशन ऑफ क्राइम की डेट के दिन वो पब्लिक सर्वेंट इस स्तर का था, तो ये लोग मंत्री थे, लिहाजा गवर्नर से सीबीआई पूछने जाएगा। अब मुश्किल ये है कि तमाम गवर्नर लालू को छोड़ देते हैं, फलां को छोड़ देते हैं, लेकिन किसी और को पकड़ लेते हैं। जब सरकार बदलती है तो वही बेचारे लालू पकड़ में आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है कि गवर्नर बकरी कैसे बना है, गवर्नर केचुआ कैसे बना है, ऋणविहीन कैसे हुआ है, प्रॉब्लम उस शीर्ष पे है। लिहाजा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दोनों प्रोवाइडेड है। और इसका भी छोड़ दीजिए, ये जो सरकारें करप्शन हटाने का दावा करती हैं, राजीव गांधी जब आए
तो सिंगल डायरेक्टिव सीबीआई में सेक्शन 6(1) में इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें कहा गया साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव किसी के खिलाफ भी कोई प्रोसिक्यूशन बिना सैंक्शन प्रायर लिए हुए नहीं होगा। ये बहुत साफ कहा गया। उसके बाद ये सिंगल डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अरे भाई इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ये कह के उसको खारिज कर दिया। वाजपेयी जी आते हैं 2003 में, फिर से सिंगल डायरेक्टिव लाया जाता है अमेंडमेंट करके। आप जरा गौर कीजिएगा, ईमानदार सरकार थी। 2003 में सिंगल डायरेक्टिव फिर आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से उसको खारिज करती है, कहती नहीं इट इज अनटेनेबल, कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल वैलिड है ही नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेंगे। क्यों भाई, बाकी केसेस में क्यों नहीं लेते हैं? आप जरा गौर कीजिएगा, मोदी जी आते हैं, मोदी जी ने इसको फिर से न केवल उसमें डाल दिया, सीबीसी एक्ट में भी डाल दिया। और ये आज भी बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कहने के बाद भी बदस्तूर सिंगल डायरेक्टिव उसी फोर्स से है। और हर कोई अफसर से लेके मंत्री तक अगर उसके खिलाफ अपराध बनता है तो पहले आका के पास जाइए, वो गवर्नर हो सकता है, वो अगर पार्लियामेंट का है एमपी है तो वो स्पीकर होगा। उस समय की सरकार कौन सी है केंद्र में ये डिसाइड करेगी, क्योंकि हमने गवर्नर को एक बकरी बना दिया है संविधान से ही। जब गवर्नर के आप देखेंगे अपॉइंटमेंट हो तो उसमें लिखा है द गवर्नर शैल रिमेन इन ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्लेजर प्रेसिडेंट विड्रॉ कर, जब भी चाहे प्रसाद अपना विड्रॉ कर ले, और वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। प्रेसिडेंट तो कुछ होता नहीं है, केंद्र सरकार जैसे ही अपना प्रसाद वापस लेगी गवर्नर साहब गिर जाएंगे। और उल्टा इसका दूसरा पहलू देखिए कि इस दुनिया भारत में 2 ही पद हैं जो संविधान में टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के परिरक्षण अभिरक्षण संरक्षण की शपथ लेते हैं। कौन है वो 2? भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। यही 2। आप जरा सोचिए कितना पैराडॉक्स है। एक तरफ आप लिखते हैं गवर्नर को भारत के संविधान में कि ये प्रसाद पर्यंत काम करेगा, जब चाहे लात मार के निकाल दिया जाएगा केंद्र द्वारा, और दूसरी तरफ उसका जो शपथ का प्रारूप है वो बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री निष्ठा रखते हैं संविधान में, लेकिन गवर्नर साहब संविधान के परिरक्षण अभिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। कैसा मजाक आपने गवर्नर के साथ किया है। तो अगर ये धनखड़ कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आपने धनखड़ को रील बना, और एक धनखड़ नहीं है, आपने ऐसे 36 धनखड़ दे रखे हैं पूरे देश भर में। तो प्रॉब्लम वहां है। इसको अगर हम इस तरह समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी जयशंकर जी, हम राज्यपाल की भूमिकाओं को बहुत पहले से देख रहे हैं। किसी की भी सरकार हो, राज्यपाल एक खास तरह की केंद्र के एजेंट के तौर पर, केंद्र के दलाल के तौर पर तमाम तरह की टिप्पणियां हम लोग करते रहे पिछले 30-40 साल से। बल्कि नेहरू के जमाने से भी राज्यपाल का इस्तेमाल गलत तरीके से होता रहा है, बाद में ये बढ़ता चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चीजें। पहला केस 1994 में पंजाब की गवर्नमेंट को हटा के किया था, और 1954 में 1954, और उसके बाद दूसरा 1959 में नंबूदरी-पाक की गवर्नमेंट को हटा के किया था। जी, तो जयशंकर जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो सैंक्शन दिया है सीबीआई को राज्यपाल ने, और दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए, क्योंकि वो 2 नेता बीजेपी के हैं। इसी तरह से हेमंत बिश्व शर्मा को देखिए, वो भी शारदा घोटाले में फंसे थे, वो भी लुई बर्जर केस में फंसे हुए हैं। उन पर ये आरोप लगे, लेकिन जैसे ही पार्टी बदली उन्होंने, उनसे पूछताछ नहीं हुई, मुकुल राय से पूछताछ नहीं हुई, और अब उनके मामले सब दबा दिए गए हैं। तो ये करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका रुख इससे साफ होता है कि वो इसको अपनी एक वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति और अपनी पार्टी की राजनीति में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जयशंकर जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नहीं, एनके ने जो कहा है उससे कोई असहमति का सवाल ही नहीं होता है। वो बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी है। दरअसल जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि गवर्नर के रूप में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन जनादेश आया उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी और उसका जो नेतृत्व है उसको पचा नहीं पा रहा है। शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री ने फोन करके होने वाली मुख्यमंत्री को बधाई नहीं दी, उनकी जीत पे कोई बधाई नहीं दी। ये शायद पहली बार इतिहास में हुआ होगा। और इस तरह से लगातार मतलब शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से उन्होंने चिंता जाहिर की जगदीप धनखड़ जी ने कि साहब वो बंगाल में बड़ी हिंसा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज भी उन्होंने उस बात को दोहराई। मुझे लगता है कि भाई पश्चिम बंगाल में या कहीं पर भी अगर हिंसा होती है चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, तो वो अक्षम्य है, उसको कहीं ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये वकील रहे हैं, ये जनता दल की सरकार में मंत्री रहे हैं ये, और गवर्नर के रूप में इनको इतनी संवैधानिक जानकारी तो होनी चाहिए। जैसा उसी दिन ममता बनर्जी उनके मुंह पे कह दिया, उनके मुंह पे काली पोत दी एक तरह से कि भाई 2 मई को नतीजे आए हैं और 5 मई मतलब उसके बाद से लगातार 5 मई को आज मेरा शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन 3 दिन जो बीच का जो गैप था, पीरियड था, वो चुनाव आयोग के जिम्मे था। चुनाव आयोग ने जिसको डीजीपी बनाया, जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाया, जिसको सारे अधिकारी बनाए, उनके हाथ में था, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ उनके हाथ में था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम मुख्यमंत्री बनने के बाद अब हम हमारी प्रायोरिटी होगी हिंसा को रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आज फिर उन्होंने वही ताना बाना छेड़ दिया। भाई अगर आप पश्चिम बंगाल के लिए इतना ही चिंतित हैं तो जिस समय चुनाव आयोग चुनाव रैलियां करवा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख लाख लोगों की भाड़े की भीड़ वहां संबोधित कर रहे थे, अमित शाह जी कर रहे थे, नड्डा जी कर रहे थे, रथ यात्राएं निकाल रहे थे, उस समय आपको चुनाव आयोग को क्यों नहीं गवर्नर साहब ने कहा कि साहब ये क्या मजाक बना रखा है, हमारे राज्य के लिए हम इतने चिंतित हैं, ये लोग मर जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, फैल जाएगा। तब आपने एक बार भी नहीं कहा। तब राष्ट्रपति को आपको रिपोर्ट भेजना चाहिए था कि भाई हमारे राज्य में कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से आके सभाएं कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। तब तो आपने एक बार भी चिंता नहीं जाहिर की। लेकिन ये जो काम किया है, देखिए जब इमरजेंसी लगी थी तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मुझे लग रहा है कि अब इनका विनाश काल शुरू हो गया है। अब ये विनाश काल के जो सारे काम जिनके जितने भी हो रहे हैं ये विपरीत बुद्धि ही हो रहे हैं। बताइए, हेमंत विश्व शर्मा जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक, जिसके खिलाफ बीजेपी ने कितने कितने आंदोलन चलाए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, कितने विज्ञप्तियां जारी की, सारा कुछ किया, अब उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, वो शारदा चिट फंड घोटाले का आदमी। और गवर्नर को अगर देना था, जैसे मान लीजिए किया, तो पहले कर सकते थे ना, सीबीआई को पहले भी दे सकते थे। लेकिन अब लग रहा था कि आज सरकार बनने जा रही है, मंत्रिमंडल गठित होने जा रहा है, तो आज आपने किया जानबूझ करके ताकि वो लोग मंत्री ना बन पाए। शुभेंदु अधिकारी उस समय मंत्री थे कि नहीं थे? जब घोटाला हुआ तो उस समय मंत्री थे, तो उन पर क्यों नहीं आपने दे दिया? मुकुल राय पर क्यों नहीं दे दिया आपने? सीधे सीधे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हालांकि क्योंकि जैसा अभी इनके कह रहे थे कि राज्यपाल हो, कोई भी हो, केचुआ, क्या क्या बताया उन्होंने, राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल तक क्या रहा है। जब राष्ट्रपति गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा तो उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आत्मा जग गई, जैसे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन उन्होंने भी कुछ टफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया था, तो मैं कहूंगा कि अगर रामनाथ कोविंद को जरा भी संविधान के प्रति थोड़ी भी जिम्मेदारी नजर आती है तो तत्काल इस जगदीप धनखड़ नाम के राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए, उनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये संघीय ढांचे पे अटैक है, एक राज्य के जनादेश के ऊपर हमला है। तो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। अगर देखिए दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मैंने कहा ना, ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, बदले की भावना से राजनीति करते हैं, काम करते हैं। दिल्ली में जब ये हार गए, अभी इन्होंने क्या किया, GNCTD लगा दिया, कह दिया कि साहब वहाँ उपराज्यपाल का ही, मतलब दिल्ली की सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। तमाम अड़ंगे लगा रहे हैं, टीके पूरी तरह से सप्लाई नहीं करवा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भिजवा रहे हैं, विदेश से आकर के मदद एयरपोर्ट पे पड़ी हुई है उसको वहां तक पहुंचा नहीं रहे लोगों के पास तक। तो ये सारे काम जो है, इनको लगता है कि कभी जैसे सोते जागते उनको लगता है कि अरे बाप रे, हम तो अश्वमेध रथ लेकर के चले हुए थे, ये बंगाल कहाँ से आ गया, तमिलनाडु ने तो मेरी हवा खराब कर दी। 2 राज्य जो हैं, एक पूरब का, एक दक्षिण का, दोनों बड़े राज्य आज एनडीए की झोली से बाहर हैं। तमिलनाडु में जो एडीएमके के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, ये आज वहां पे भी मुंह की खानी पड़ी है, बुरी तरह से खानी पड़ी है। उसी तरह से बंगाल में सोच तो रहे थे 200 पार का आंकड़ा जुटाएंगे, अब रह गए 77 पे। तो अब उसके बाद कैसे ये जनादेश को बदलें? कभी इनको लगता होगा, उनके सलाहकार समझाते होंगे कि राज्यपाल को बहाना बना करके राज्य में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव,
भाई क्या किया भाजपा के लोगों ने? आपने पूछा नहीं? गवर्नर को जी पूछना जी चाहिए था। जयशंकर जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मार दिया हिंसा के बहुत नाम पे। अच्छी। इंडिया टुडे के पत्रकार को तुमने मरा हुआ दिखा दिया, ये क्या कर रहे हो? ये राज्यपाल को पूछना चाहिए जी था। जी तो इस तरह का मतलब ये उर्मिला जी, जी अभी जयशंकर जी ने कहा कि जनादेश को बदलने की कोशिश। अब ये भी राज्यपाल कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो गया है। अगर ऐसी स्थिति है और इस तरह के बयान राज्यपाल दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? क्या वो इस सरकार को डावाडोल करने, गिराने, हटाने, तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं? देखिए मुकेश जी, ये जो धनखड़ साहब हैं, ये शपथ ग्रहण के जस्ट बाद जो कर रहे हैं वो कोई पहली बार तो नहीं है। ये डे वन से, मतलब जब से मैं समझता हूं कि बंगाल में राज्यपाल बने हैं, अगर इनके बयानों को देखिए, इनके कामकाज को देखिए, इनके तौर तरीकों को देखिए, बहुत ही मैं समझता हूं कि एक महामहिम राज्यपाल का जो पद है, जो उसकी शालीनता है, जो उसकी गरिमा है, उसके बिल्कुल उलट रहा है। एक तथागत राय नाम के राज्यपाल हैं, आप जानते रहे, वो भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ राज्यों, तो वो भी इसी तरह से किया करते थे। ऐसा लगता है कि देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आप लोगों की बात से, जितने मित्रों ने कहा है कि इसका इस्तेमाल भारत के संविधान के लागू होने के फौरन बाद ही गड़बड़ शुरू हो गया था, राज्यपालों का दुरुपयोग। और पंजाब से लेकर के और केरल तक, और मैं तो कहूंगा कि इवन कश्मीर में भी जिस तरह से 1953 में वहां हुआ था वो भी भयानक था। तो मैं 59 में तो इसलिए नंबूद्रीपाद की सरकार गिराई गई थी कि 2 बिल को लेकर वहां के राज्यपाल बड़े परेशान थे, क्योंकि केंद्र सरकार परेशान थी। और केंद्र सरकार से ज्यादा केरल की कांग्रेस पार्टी के नेता उसमें परेशान थे, वहां के चर्च के लोग भी परेशान थे, वहां के मंदिरों के लोग भी परेशान थे। और वो 2 बिल था क्या, एक एजुकेशन बिल था और एक लैंड रिफॉर्म्स बिल था। और मैंने तो बाद के दिनों में केरल के राज्यपाल की वो रिकमेंडेशन देखी थी, बहुत ही हैरतअंगेज थी। वो जो इस तरह की बात की, तो हमारे देश में राज्यपालों का दुरुपयोग शुरू से ही ये दुरुपयोग हुआ। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, दरअसल वो चरम पर है, क्लाइमेक्स है, और दरअसल उसमें किसी तरह की कोई शालीनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो केंद्रीय सत्ता है वही शालीन नहीं है। हमारी केंद्रीय सत्ता ने संविधान को मजाक बना दिया है। अब आप देखिए, आज ही की तारीख में, मैं नहीं जानता कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपने ढंग से काम करता है, लेकिन जब पूरे देश में आपने एक्ट लगा रखा है महामारी के लिए, पूरे देश में लागू है, कोई भी व्यक्ति अगर महामारी के एक्ट का उल्लंघन करता है वो जेल भेजा जा सकता है, और भेजे गए हैं लोग। लेकिन क्या कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है कि अपने देश की राजधानी के बीचों बीच में बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके एक नई संसद, नया सेंट्रल विस्टा, नया प्राइम मिनिस्टर हाउस, नया प्रेसिडेंट हाउस बनाया जाए? ये क्या है इसका मतलब? तो मेरा ये कहना है कि ये जो राज्यपाल महोदय कह रहे हैं, ये पहले से ये तो गड़बड़ करते ही रहते थे, लेकिन जो ये इस वक्त कदम उठा रहे हैं वो केंद्र सरकार के कारण है। ये सिर्फ मिस्टर धनखड़ को आज ही केंद्र सरकार कह दे कि नहीं नहीं, आप शालीन थोड़ा रहिए, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, अब बहुत हो गया, तो वो चुप हो जाएंगे। वो बहुत गरिमापूर्ण ढंग से बिहेवियर करेंगे न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, जिसको प्रचंड बहुमत मिला है। तो ये दरअसल केंद्र सरकार के कारण है, जो भारत की संवैधानिकता है, जो लोकतंत्र की मर्यादा है, उसमें मेरा यह मानना है कि मौजूदा सरकार यकीन बिल्कुल नहीं करती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इनके अपने जो मामले हैं उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके, अगर इनका मन होगा कि मुकेश कुमार को भारत का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति बताकर तिहाड़ जेल में डाल दूं, तो वो डाल सकते हैं, और पूरे मीडिया में बता दिया जाएगा कि इस देश का सबसे भ्रष्टतम जो पत्रकार है, लेखक है, बुद्धिजीवी है मुकेश कुमार, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये लोग जो है, अभी जनता का जनादेश आया है, अरे भाई उसका थोड़ा तो आदर आप करते, लेकिन उसका भी नहीं। तो बेसिक जो समस्या राज्यपालों को लेकर है वो 2 लेवल पर है। पहली तो हमारे संविधान की समस्या है। संविधान निर्माता हमारे बड़े विद्वान लोग थे, उनकी विद्वता पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बहुत सारी आर्टिकल्स हमारे संविधान की हैं जो दोषपूर्ण है, और वो भारत को एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में नहीं
समृद्ध करती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अब जैसे आर्टिकल 39 ही है जिसमें कि बहुत सारे प्रावधान किए जा सकते थे, जिसकी तरफ केटी शाह ने, जो संविधान सभा के बहुत ही ऑनरेबल मेंबर थे, उन्होंने इस बात की चर्चा की थी, लेकिन उसको नहीं माना गया था, क्योंकि केटी शाह को लेकर बहुत सारे लोगों के पूर्वाग्रह थे कि नहीं वो तो समाजवादी हैं, उस तरह के हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। आज जो निजीकरण हो रहा है बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, वो सरकार नहीं कर पाती अगर आर्टिकल 39 में हमारे केटी शाह की बातों को माना गया होता। ठीक उसी तरह से संविधान में राज्यपाल के लिए जब आर्टिकल 153 से लेकर 164 तमाम चीजों पर बात हो रही थी, तो बहुत कम बातें हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बातें नहीं हुई, लेकिन गंभीरता से विचार नहीं किया गया कि भविष्य में जो स्थितियां आएंगी, फेडरल स्ट्रक्चर अगर हमको मेंटेन करना है, राज्य द्वारा जनादेश जो मिलेगा मुख्यमंत्री नई सरकार के लिए, तब क्या स्थितियां बनेंगी। तो इनके बारे में बहुत सारी परिकल्पनाएं नहीं थी। हमारे देश में इतने सारे संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन इन चीजों पर नहीं हुआ। अब हमारा ये कहना है कि जब तक केंद्र का सूबेदार बना रहेगा राज्यपाल, जब तक राज्यपाल को की पूरी भूमिका एक केंद्र सरकार के सूबेदार की होगी, तब तक वो खबरदार नहीं रहेगा। वो वही करेगा जो केंद्र में बैठी सरकार करेगी, और केंद्र में बैठी सरकार अगर संवैधानिक शालीनता को मेंटेन करने वाली नहीं है, तो समझ लीजिए कि राज्यपाल के जरिए वो कुछ भी करा सकती है। जी विनोद जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक नई सरकार बनी है और कोरोना महामारी की इतनी बड़ी चिंता पूरा देश उसको महसूस कर रहा है, भुगत रहा है उसको, और वही पश्चिम बंगाल में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक सरकार को सहयोग देने के बजाय आप उसको अस्थिर करने में जुट रहे हैं। आप लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से अटैक कर रहे हैं, दुनिया देख रही है इसको। ये केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या? गवर्नर को, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए मुकेश जी, जनता का चश्मा और सत्ता का चश्मा अलग अलग होता है। हम लोग जो बात देख रहे हैं या लोग देख रहे हैं वो जनता के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सत्ता का चश्मा जो होता है वो अलग तरह का होता है। और जितनी भी सत्ताएं इस तरह हुई हैं देश में, दुनिया में, उन्होंने इस तरह की हरकतें पहले भी की हैं और आज भी हो रही हैं, क्योंकि उनका चश्मा ही अलग है। वहां तो जो बताया जाता है या जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि आप जो भी करेंगे वो अल्टीमेट है, मतलब उसके बाद उसका कोई तोड़ नहीं है। तो चूंकि उम्मीद थी 200 पार की, कर पाए 75 पार, और एकदम से वो जो हार है वो पच नहीं रही है। आप सोचिए कि यहाँ तक कैबिनेट तक बन गई थी, बाकायदा जो है मंचों से घोषणाएं हो रही थी, सरकार बनती है, ये फैसले किए जाएंगे, और हो गया उसका बिल्कुल उल्टा। तो अब ऐसे में जो है किस तरह से कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आप देखिए जिस तरह की हिंसा हुई चुनाव के बाद अचानक, ठीक है, वो जांच का विषय है, उस हिंसा के पीछे कौन था। मैं तो बार बार कहता हूं कि वो जीत के उन्माद की भी हिंसा हो सकती है और हार की खींच की भी हिंसा हो सकती है। तो दोनों तरह की हिंसा हो सकती है और उसमें जो है दोनों तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। तो उस जांच का विषय है और वो उस पर हम लोग सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे चुके हैं। लेकिन ऐसी हिंसा बंगाल में हुई है, त्रिपुरा में भी हुई थी चुनाव के बाद ऐसी हिंसा। याद करिए सीपीएम के लोगों के घरों पर किस तरह हमले हुए थे, सीपीएम के दफ्तर पे हुआ था, लेनिन की मूर्ति गिराई गई थी। तब बहुत कोई जो है गृह मंत्री या पार्टी अध्यक्ष जाके वहां नहीं गया था जांच करने, या राज्यपाल से रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी कैसा क्यों हो रहा है। वहां भी हुई थी, तो वहां भी बड़ी अप्रत्याशित जीत हुई थी। और बंगाल तो अब सारा हिंसा के बाद अब हिंसा अगर थमी तो सबसे मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि धनखड़ जी ने पूरा भाषण ही दे दिया शपथ ग्रहण के बाद। किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद मैंने तो कभी, पता नहीं अनके सिंह जी हैं, जयशंकर जी हैं, ये सब हम लोगों से, मुझसे भी पहले से पत्रकारिता में है, उर्मिलेश भाई, शीतल, सब लोग, सारे लोग कम से कम 35-40 साल से हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद अचानक राज्यपाल जी भाषण देने लगे और मुख्यमंत्री को वहीं समझाने लगे कि आपको ये करना, ये करना, ये करना जी। तो ये तो सुना है कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्रियों के भाषण हुए हैं, राज्यपाल चले जाते हैं, उसके बाद जो है वो अपना पब्लिक एड्रेस करते हैं, लेकिन ये तो पहली बार हुआ। फिर धनखड़ जी एक समय में हम सब लोगों के मित्र हुआ करते थे, याद हो, चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री थे, बीपी सिंह की सरकार में, नड्डा जी की सरकार में मंत्री थे, तो हम सब लोग उनसे मिला करते थे। अब वो धनखड़ जी इस समय जिस तरह से कर रहे हैं काम,
तो धनखड़ जी नहीं कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि जब जो अभी उर्मिलेश जी ने कहा या इनके सिंह जी ने कहा कि संविधान की व्यवस्था, मुझे लगता है संविधान निर्माता ये नहीं समझ पाए होंगे उस वक्त कि ऐसे लोग भी जो है सत्ता में आ जाएंगे केंद्र और राज्य में कि सारे संविधान की मर्यादाएं जो है किनारे हो जाएंगी। कि अभी मुख्यमंत्री ने शपथ ली भी नहीं ली, मंत्रिमंडल की शपथ होने वाली है कि 4 मंत्रियों के खिलाफ जो है परमिशन दे दी गई। तो फिर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय, बहुत अच्छा लगता है हम सबको, हम लोग यहाँ तारीफ कर रहे होते। अगर इस समय धनखड़ जी ने उनकी भी अनुमति दे दी होती तो हम लोग यही कहते हैं कि देखिए बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी किया राज्यपाल ने, और केंद्र सरकार ने जो है बड़ा अच्छा किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक ईमानदारी लड़ाई शुरू हुई। लेकिन आपने 4 लोगों को क्यों, क्यों चारों को फिर ममता बनर्जी मंत्री ने बनाए तो टीएमसी में झगड़ा शुरू हो, जब झगड़ा शुरू हो तो राजनीति का खेल खेलने का मौका मिले। भाई आप सोशल मीडिया पे एक ज्योतिषी कोई है, मेरे पास एक वीडियो आया है, मैं मुकेश जी आपको भेज दूंगा, आप उसका अध्ययन करके कभी उस पर बाकायदा वो ज्योतिषी महाराज का वीडियो चल रहा है जिस दिन ममता बनर्जी ने शपथ ली थी उसी दिन के पहले से, कि आप देखिएगा मैंने देवी जी की पूजा करा दी है और ममता की सरकार, ममता यहाँ से सत्ता चली जाएगी और भाजपा की सरकार वहां फिर बनेगी, और मैंने जो है ये पूजा की थी इसलिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई, और वो बाकायदा अपने को संघ का और सब बता रहे हैं। वो मैंने बोला वो वीडियो में, अब वो वीडियो चल रहे हैं, अब वो देखिए। तो मतलब आप ले कहाँ जा रहे हो भाई देश को? 214 एमएलए लेकर के वो महिला तीसरी बार जीती है, कम से कम सांस तो लेने दो भाई। राजनीतिक लड़ाइयां होती रहती हैं, आपके पास 70 विधायक हैं, विधानसभा में एकजुट विपक्ष है, आप बहुत सारे मुद्दे आएंगे ममता बनर्जी को घेरने के लिए। उनके कानून व्यवस्था पर आप घेर सकते हैं, डेवलपमेंट के सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, 5 साल पूरा पड़ा हुआ लड़ने के लिए। लेकिन 4 दिन पहले तो कहीं ना कहीं विनोद जी की आवाज कहीं, मैं जब ये चुनाव से पहले बात हो रही थी, टीएमसी के एक नेता से मेरी बात हो रही थी, चुनाव से पहले की बात है, चुनाव चल रहे थे, नतीजे नहीं आए थे, मतलब वोटिंग से पहले दिल्ली में आए हुए थे, तो मैंने कहा आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा नहीं हमारी सरकार तो तीसरी बार बनेगी लेकिन इस बार हमारे लिए बड़ा टफ टाइम होगा। मैंने कहा क्यों? तो उनका आकलन जो था उस समय, बोले हमारे टीएमसी की सीटें 170-180 आएंगी और 101 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी और बीजेपी हमें काम नहीं करने देगी। ये चूंकि इतना बड़ा जब वो 70, 80, 90 या 100 विधायक लेके आएगी तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। कांग्रेस और लेफ्ट से उतना अपोजिशन को नहीं था जितना अपोजिशन बीजेपी से मिलेगा, ये मान रहे थे वो स्थिति। अब खैर 214 सीटें आ गई, 75 आ गई, लेकिन बीजेपी तो जब 3 विधायकों को रहते हुए उसने संसद विधानसभा के बाहर जबरदस्त विरोध किया और पूरा माहौल बदल दिया, तो अब तो 75 विधायक जल्दी क्या पड़ी थी भाई अगर। लेकिन कुल मिलाकर दूरगामी रणनीति उनकी ये है कि अभी टीएमसी में जितना ज्यादा भीतर अंदर विरोध पैदा कर सको करो। हो सकता है शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया हो हाईकमान से कि भाई हमको आपने नेता विपक्ष बना दिया है, अब हम अंदर कुछ ऐसा करेंगे कि दीदी को जो है तोड़फोड़ करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 4 लोगों की स्वीकृति दी है राज्यपाल साहब ने, तो ये सही कर रहे हैं इनके सीधी, बाकी हमारे पैनलिस्ट, ये राज्यपाल का अपना अकेले का इनिशिएटिव नहीं है और हो भी नहीं सकता किसी राज्यपाल का, क्योंकि राज्यपालों की स्थिति ये है कि वो केंद्र सरकार की इच्छा के बिना एक कदम आगे पीछे नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्यपाल हो, जब किसी रिटायर्ड आदमी को जो घर में बैठा हुआ है बुला के अचानक राज्यपाल लाट साहब बना दिया जाएगा और पूरे राज्य का उसको जो है सूबे का वो संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा, तो तो जो केंद्र सरकार कहेगी वो केंद्र सरकार के प्लेजर पे प्रसाद पर्यंत जो है। जी विनोद जी आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन इनमें से 2 मैं पिक कर रहा हूं और एक को लेकर शीतल जी के पास जा रहा हूं। शीतल जी अभी चुनाव में काफी वहां घूमे थे, मैं ये जानना चाहता हूं शीतल जी से कि जब सत्ता संभालते ही जिस पार्टी ने 48% वोट हासिल किए चुनाव में, 213 सीटें हैं उसके पास, वो सत्ता संभाल रही है अभी, और ऐसे में बीजेपी, केंद्र सरकार, राज्यपाल इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता किस तरह से देखेगी? उसका चश्मा क्या देख रहा है इस सब पूरी हरकतों में, और खास तौर से कोरोना महामारी के बीच में? देखिए, आज 3 ऐसी घटनाएं हैं जो एक साथ अगर उनको जोड़ के देखें तो इस बारे में संदर्भ उनका बनता है। एक तो वही जिस पर आप बहस करा रहे हैं, और आज ही कुछ घंटे पहले त्रिपुरा में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार के और बहुत सम्मानित नेता है मानिक सरकार, उनके काफिले पर जिसमें करीब कुछ विधायक भी थे,
पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है जिसके वीडियो उपलब्ध है। तो बगल के ही राज्य में आपकी जहाँ पे सरकार है वहाँ आप पूर्व मुख्यमंत्री को, जो कई बार मुख्यमंत्री रहा, बहुत सम्मानित है, और उसकी पार्टी के लोग जा रहे हैं, पुलिस मौजूद है, वीडियो में आप पुलिस जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको बस हाथ से इधर उधर कर रही है, एक तरह से हाथ जोड़ के कह रही है कि छोड़ दो, उनको इस तरह की घटना करा रहे हैं। और दूसरी ओर आप बड़ी बेशर्मी से बस बांग्लादेश पार करके पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद वो गवर्नर भाषण दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो लगातार जो कर रहे हैं, जिस पर अभी सारी बात हुई, उसको क्या मैं दोहराऊं। तीसरी बात हो रही है कि एक एफिडेविट आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है भारतीय मतलब सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, जो इस बारे में था कि जो वैक्सीनेशन के बारे में विभिन्न कीमतें रखी हैं केंद्र सरकार ने, राज्य के लिए अलग, अपने लिए 150, राज्य के लिए 400, प्राइवेट पार्टी के लिए 600, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में सिर्फ इतना पूछा था कि इसका रेशनल क्या है। उसके जवाब में बाकायदा एफिडेविट में लगभग डांट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे नहीं मालूम कि जब उसकी सुनवाई कल या जब भी करेगा सुप्रीम कोर्ट तो कैसे रिएक्ट करेगा, उसको कैसे लेगा, लेकिन उसकी भाषा आप देखिए तो सरकार उनको कह रही है कि औकात में रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है कि हम कैसे सरकार चलाएंगे और क्या करेंगे, और फिर उसकी अपने हिसाब से एक लेथार्जिक परिभाषा है कि हम इंसेंटिव दे रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री को कि ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, इससे ये है वो है, वो तर्क दिए गए हैं जिनका कोई आधार नहीं। तो हम एक ऐसे दौर में हैं अनफॉर्चुनेटली, और बिल्कुल सही एनके सिंह साहब ने इस बहस को बहुत अच्छा सुंदर कर दिया शुरू से ही, कि ये जो कुछ हो रहा है, गवर्नर नाम तो वहाँ पे धनखड़ साहब हो, कोई और हो, ABCD कोई हो, ये तो कर रहा है केंद्र, जिसके हाथ में उनकी डोर है, जो उनको नचा रहा है। तो ये हमें ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है, ये इसकी नीयत है, ये ऐसे करना चाहती है और इसको वो अपने हिसाब से लेजिटिमेट भी समझती है। तो हम एक ऐसे वक्त में है जहां वो सारी पायदाने लोकतंत्र की, जिन्होंने अपने को सरेंडर नहीं किया है या जो लोकतांत्रिक तरीकों से कहीं विपक्ष बन के सामने हैं, उनके साथ इसी तरह के आचरण की आप उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी तो अमानवीय, आप सोचिए वो एक लड़की जो हरियाणा की एक पिंजड़ा तोड़ नाम का आंदोलन चलाती थी, जो 2 लड़कियां बंद हैं, सोचिए कितनी करुण कहानी है उनकी। 1 साल से आपने उस पर UAPA लगा रखा है और कपिल मिश्रा बाहर है दिल्ली के दंगे में। शर्म आती है हम इस देश में क्या देख रहे हैं? एक आदमी जिसने खुलेआम खड़े होकर दंगा भड़काया, वो आदमी बाहर है, और एक लड़की जो एक मतलब जेंडर के अधिकारों पर लड़ती है, आपने उस पर UAPA लगा के 1 साल से बंद है, उसका पिता मर गया, साइंटिस्ट था। हमारे देश की राजधानी में ये हुआ है। इतनी शर्मनाक चीजें हो रही हैं और इतनी बेशर्मी से हो रही हैं और इतनी दादागिरी से हो रही है कि शब्दहीनता है, क्या कहेंगे आप। चारों तरफ अपने हमारे कलीग्स अभिषेक जी चले गए, रोज खबरें आ रही हैं ऐसी। ये सब ये इनका क्या गुनाह था भाई? जी शीतल जी ने एक पूरा कोलाज समय का हमारे सामने रखा, जिसमें अलग अलग तरह की जो विडंबना मूलक गतिविधि घटनाएं घट रही हैं, उनको अगर जोड़ के देखें तो सचमुच में बहुत भयानक समय है। और लेकिन प्रभाकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हिंसा सचमुच में पहले जैसी ही चल रही है? क्या अभी भी वायलेंस उतनी ही हो रही है कि जिस पर राज्यपाल को बार बार बोलना पड़े और हेलीकॉप्टर मांगकर दौरा करने की बात करें, वो संविधान के खत्म हो जाने की घोषणा कर दें? क्या इतनी हिंसा हो रही है सचमुच में, या इसको जबरदस्ती का इशू बनाए रखने की कोशिश हो रही? जी, ये एक तरह से कोशिश है। हिंसा शुरुआती 3 दिनों में जितनी हिंसा होनी थी हुई, उसके बाद अब ऐसी कोई खबरें कहीं से मिल नहीं रही है, या गांव या देहात। और ये भी सही है कि हिंसा कोई भी करे गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों ने जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हिंसा की है और दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट के भी एक समर्थकों की मौत हुई है, TMC के लोग भी मारे गए हैं, BJP के लोग भी मारे गए हैं। तो जहां जिसकी चली है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हिंसा हुई। लेकिन अब हिंसा की खबरें कम से कम 2 दिनों से कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आ रही है वैसी।
और लेकिन इसे बीजेपी के तमाम नेता और राज्यपाल के नेतृत्व में इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। अब राज्यपाल दौरा करेंगे उस हिंसाग्रस्त इलाकों का, तो वहां बयान देंगे और वहां तमाम चीजें आएंगी। और वैसे भी वो सुबह से रात तक ट्विटर पे बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं वीडियो के साथ। और हिंसा भड़काने में कई वजह थी, हमने देखी है। फर्जी वीडियो इंडिया टुडे के पत्रकार वाला हो या उड़ीसा में पुलिस पर हमले का वीडियो, टीएमसी का हमला बताया गया, ऐसे और कई। बीरभूम जिले में गैंगरेप बीजेपी के एजेंट का, वो भी पर्दाफाश हो गया। उस महिला ने कह दिया, पुलिस अधीक्षक ने कह दिया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें हो रही है और ध्यान भटकाने की, वो जैसा कि एनके सिंह जी ने कहा कि अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए अब सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में ये तमाम चीजें हो रही है। और आप देखिए दिल्ली में बीजेपी के नेता तमाम विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में सहयोग नहीं कर रहा विपक्ष, और वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है। 77 विधायकों के साथ मजबूत पार्टी है, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और ममता को बार बार हर मुद्दे पे, हिंसा के मुद्दे पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें हो रही है। और अब हर तरह की नीति और आदर्शों से समझौता हो रहा है। आज जिन हिमंत बिस्व शर्मा ने असम में शपथ ली है, 2014 में याद होगा उन्होंने कहा था कि गुजरात की हकीकत मालूम है, वहां पाइपों में मुसलमानों का खून बहता है। तो मोदी के खिलाफ ऐसी धारदार टिप्पणी की थी और आज मोदी उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन ममता को बधाई मोदी ने एक बार भी नहीं दी फोन करके। तो ये सब चीजें हो रही है अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से, और हर जगह नीतियों में बदलाव हो रहा है। जी जी जी। सिंह साहब, आप सभी ने लगभग एक बात कही कि गवर्नर तो सिर्फ केंद्र की कठपुतली है, केंद्र के इशारे पर सब कुछ कह रहा है, तो हम उसको बाहर करते हैं। और अगर हम ये बात करें कि अगर केंद्र ये काम करवा रहा है, हो रहा है, तो इसके नतीजे क्या वो नहीं सोच रहा है? अगर वो ये सोच रहा है कि वहां कोई तख्ता पलट करवा देगा, इतना विरोध पैदा कर देगा कि सरकार काम ही ना करने पाए, इसका क्या नतीजा निकलेगा? अंततः क्या होगा? ममता बनर्जी इसको कैसे हैंडल करेगी? नहीं, ममता जी काफी सक्षम है हैंडल करने में। उनको नाक में पानी भर देगी, आपको अंदाजा भी नहीं मिलेगा। 3/4 बहुमत है लगभग, आंधी होती है वो। 3/4 बहुमत भारत के प्रजातंत्र में आंधी होती है, इसलिए वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बल्कि मुझे तो डर है कि बीजेपी पे जो गए हैं सब फिर वापस ना आ जाए, खतरा नया बढ़ गया है और ममता सक्षम है वो करने के लिए। देखिए यहाँ इशू नहीं है, ये जो गवर्नर का पद है इसको लेके बड़ी हीटेड डिबेट हो रही थी और अलादी कृष्णमाचारी से लेके HP कामत, ये सब लोग विरोध कर रहे थे आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 का, जिसमें कि गवर्नर के पास निर्बाध पावर होते हैं, वो अपनी शक्तियां खुद ही डिफाइन करता है और कोई कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकता उस निर्णय को। ये 163(2) में जब दिया गया तो सब लोग भड़क गए, बोले कि अरे क्या कर रहे हैं ये पावर तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या होगा। तो इस पे डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट है, I have no doubt in my mind that discretionary power is in no way a negation of responsible government. Responsible government पूरी ताकत से रहेगी और गवर्नर कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो एक शेर है, बहुत ऊंची यहाँ नीचाइयां हैं, अभी कुछ और अपना सर तराशो। इन नीचाइयों को समझने के लिए कितनी बुलंद है, इसको समझने के लिए आपको अपना सर को इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये गवर्नर बौने हो गए, केचुए हो गए, ये बड़ी बात नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही हो गया। क्योंकि आप ताज्जुब करेंगे कि जब अंबेडकर ने कहा था तो उनको यह एहसास नहीं था कि उनकी औलादें कैसी होने जा रही हैं। नतीजा ये हुआ कि ममता भी चीख के आर्टिकल 167 कहता है कि हर क्षण गवर्नर सीख कर सकता है इंफॉर्मेशन और चीफ मिनिस्टर की बाध्यता है देना। ममता बनर्जी भी नहीं जाती हैं। ममता बनर्जी कोई अच्छा, जब लड़ाई दोनों का स्तर ये वाला हो जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर होगा। ये बात सही है कि श्रद्धा घोटाला से लेके नारद घोटाले तक बहुत कुछ हुआ, उनके मंत्रियों ने किया, क्या उन्होंने निकाल दिया था? तो ममता भी, मुश्किल यह है कि ये प्रजातंत्र का इतना विद्रूप चेहरा है कि समझ में नहीं आता कि हम किसको एक सिंगल हैंडेडली कहें कि गवर्नर ही दोषी है।
बिल्कुल सही है कि उस दिन जब हुआ था तो गवर्नर को कम से कम अधिकारियों को जाके बताना चाहिए था, ममता बनर्जी को भी जाके ब्रीफ करना चाहिए था कि हम क्या क्या कर रहे हैं। क्या ममता ने ये किया? तो इसलिए सिर्फ गवर्नर का इशू नहीं है, हमारा चीफ मिनिस्टर क्या करता है। हमारा चीफ मिनिस्टर पार्टी तोड़ के और उसको रख देता है जब किसी रिसोर्ट में, तो गवर्नर भी वही। तो लिहाजा हम सब लोग बौने हैं, हम सब लोग का मतलब जो सत्ता में है, बाई चांस हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन पता नहीं होते तो शायद हम भी बौने होते। लेकिन जो सत्ता में है, हम जब एनालाइज करें चीजों को तो ये भी देखें दूसरा पक्ष कैसा है। और डे वन से आप वहां देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, वो महाराष्ट्र में, वहां का गवर्नर क्या कर रहा है, यही खेल तो वो भी कर रहा है। क्योंकि केंद्र से वो रहमो करम पे है कि सरकार अगला वाला 5 साल भी दे देना, या यहां से हटा के हमें जरा राजस्थान भेज देना, वो थोड़ा बड़ा स्टेट है और उत्तर भारत का स्टेट हम कहाँ यहाँ पड़े हुए हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं। तो इसलिए जो समस्या है, एक गवर्नर को मैं जानता हूं जो नॉर्थ ईस्ट में था, वो गिड़गिड़ाया करता था केंद्र सरकार के कि साहब बहुत दिन वहां रख लिया, मुझे यहाँ राजस्थान बुला, राजस्थान तब खाली था, बुला लो ना। इस गवर्नर से आप क्या उम्मीद करते हैं जब देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके बाद से गवर्नर बन जाता है, गवर्नर का पद ले रहा है, जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो हम किसको कहें कि कौन बौना हो गया है? हम जो भी सत्ता में है, ये सब के सब बौने हैं। लिहाजा उनको समझने के लिए हमें अपना सर तराशना पड़ेगा। ये ऊंचाइयां बहुत नीचे आ गई हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि सिर्फ एक गवर्नर को अगर पकड़ के हम कहें कि लानत पलानत करें तो इससे स्थिति बदलने, हम आपके व्यूवर्स को यही कहना चाहते हैं कि पार्शियली सिर्फ गवर्नर की का दोष नहीं है, इस सिस्टम का दोष है। कैसे एक केंद्र सरकार बौना बना दे रही है इसको, केंद्र सरकार देख नहीं रही है, केंद्र सरकार का ही नुमाइंदा होता है ना, उसने क्यों नहीं रोका? और सीबीआई को ये परमिशन लेने के लिए तो केंद्र सरकार ने खुद ही आदेश दिया। ये तो मोदी की गवर्नमेंट में हुआ कि सिंगल डायरेक्टर को फिर से कानून बना दिया गया। पहले वो सिर्फ डायरेक्टिव हुआ करता था, इसको सीबीसी एक्ट में लाया गया, इसको पीसी एक्ट में सेक्शन 19 की तरह लाया गया। तो मुझे लगता है कि पूछा तो ऊपर जाना चाहिए था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का चीरहरण तुम क्यों कर रहे हो? जी सिंह साहब, वक्त थोड़ा सीमित है, इसलिए मैं चाहूंगा बाकी वक्तों से भी थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे। जयशंकर जी, मेरा प्रश्न जो एनके सिंह जी से था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो कि क्या इस तरह की हरकतें करके केंद्र, बीजेपी, राज्यपाल वहां की टीएमसी सरकार को डावाडोल कर सकती है, गिरा सकती है, कितना क्या कर सकती है वो? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा वो तंग कर सकती है, लेकिन गिराने की हैसियत तो उनके पास है नहीं। जैसा अभी इनके भी कह रहे थे कि 3/4 के आसपास का जो बहुमत है, जो जनादेश है, उसको इतनी आसानी से ये खारिज कर पाएंगे, खरीद फरोख्त तो संभव नहीं है। और अगर ये संवैधानिक तौर पे कुछ इस तरह का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कलकत्ता नहीं, दिल्ली की बात होगी कि दिल्ली से इनकी विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी, उसकी शुरुआत कलकत्ता से होगी। ये देखिए, दरअसल क्या है कि बंगाल की हार ही नहीं है, ये खबरें जब से बनने लग गई हैं कि ममता अपोजिशन का चेहरा बन सकती हैं, ममता एक फोकल पॉइंट बन सकती हैं, तब से हमारी दिल्ली में इस बात की चिंता ज्यादा नजर आ रही है। और अभी जो इनके कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उससे इत्तेफाक नहीं कर पा रहा हूं। या तो पहले तय कर लीजिए कि 2 मई से लेकर के 5 मई तक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था किसके पास थी? अगर चुनाव आयोग के पास थी तो गवर्नर मुख्यमंत्री से कैसे बात कर सकता है? मुख्यमंत्री कैसे बताता 5 मई को कि भाई उसके पहले 2 मई से लेकर के, चुनाव से लेकर के अभी तक वहां राज्य में क्या हुआ है? तो ये तो पहली बात तो ये तय करनी पड़ेगी। इसमें विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी संवैधानिक विशेषज्ञ से या कोई कहीं तय हो कि भाई जो ये एरिया जो होता है उसको कैसे अब डील करेंगे। कि सरकार बनी नहीं है, चुनाव आयोग ने डीजीपी बदल दिया है, चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया है, चुनाव आयोग ने सारे जिलों के एसएसपी और जिला अधिकारी बदल दिए हैं, और उसके बाद आप मुख्य जो अभी जीत के आ रहा है उससे आप कह रहे हैं कि भाई देखो ये कैसे हिंसा हो रही है। अभी तिवारी जी कह रहे थे कलकत्ता से, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम इनको सुनते रहे, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, तटस्थ भाव से बोलते हैं। ये भाई तृणमूल कांग्रेस के लोग भी मारे गए, बीजेपी के लोग भी मारे गए, फुरफुरा शरीफ के भी लोग मारे गए, आईएसएफ जो है उनका, उसके लोग मारे गए, एक तटस्थ आदमी में मारा गया था हिंसा में। गवर्नर साहब ने क्यों नहीं पता किया इस बात को?
चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था कि भाई कैसे तुमने होने दिया ये, तुम्हारे अंदर में जो डीजीपी था, डीजीपी को बुलाते हो, उस समय तो गवर्नर का ही शासन था ना, या इनका अपना चुनाव आयोग का था ना, तो उसको बुलाकर उनसे पूछते चुनाव आयोग को। लेकिन जैसा अभी इनके कह रहे थे, वो गवर्नर की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं थी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जिस ढंग से चुनाव करा रहा था पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में, जब कोरोना का फैलाव हो गया, सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि भाई जो बचे हुए 4 चरण हैं उसको आप 1 चरण में संपन्न कर लीजिए, वो भी नहीं माना उस आदमी ने। उसके बाद रिटायरमेंट के तुरंत बाद गवर्नरी मिल गई, गोवा की गवर्नरी मिल गई उस आदमी को। तो जहां संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा में जाता है, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यपाल बनता है। जहां इस तरह की मनमानियां हो रही हैं, जिस तरह से संविधान तो माहौल बन गया है, लेकिन देखिए राज्यपाल को बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सरकारिया आयोग था, उसमें भी कहीं डिस्कस हुआ था, ये सारी बातें डिस्कस हुई थी कि उसके क्या क्या अधिकार रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे अधिकार। मुख्य रूप से देखिए मामला ये राजनीतिक है, ये चूंकि बीजेपी बिहार को केंद्र की तरफ बढ़ते हुई एक लहर की तरफ देख रहा है, दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए एक तूफान को देख रहा है, और इसकी शुरुआत दक्षिण और पूर्व दोनों तरफ से हो गई, तो इस मामले को इसी ढंग से डील करना चाहती है। लेकिन मैं एक बार 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 कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्र ने कोई खुराफात किया, धनखड़ किया, खनखड़ किसी को भी बहाना बनाकर, जरिया बना करके पश्चिम बंगाल की सरकार को डिस्टर्ब करने का फैसला किया, तो इस देश में तूफान खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जनता के दिल पे बात हो रही है कि हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हम वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं, हम आईसीयू के अभाव में मर रहे हैं, हमको टेस्ट नहीं हो रहा, हमको वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री इंडिया गेट को पूरा खोद दिया है, राजपथ को पूरा खोद दिया है, लॉकडाउन में वहां काम कर रहे हैं मजदूर, वहां काम कर रहे हैं, कोरोना की कोई फिक्र वहां पे नहीं है। अपना शाही महल बनवाने के लिए इस आदमी ने 26,000 करोड़ रुपए का बजट, 8,000 करोड़ रुपए इसी कोरोना काल में 2 जहाज खरीदवाने के लिए इस आदमी ने खर्च किया। ये पैसे अगर अस्पताल बनने में लगते, ये पैसे अगर ऑक्सीजन संयंत्र बनाने में लगते, ये पैसे अगर वेंटिलेटर और ये सब सुविधाएं लाने के लिए लगते, तुमने वाहवाही लूटने के लिए दुनिया भर में जयशंकर जी टाइम समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं दूसरे वक्ताओं की तरफ भी जाऊंगा। जी उर्मिलेश जी, राज्यपाल की जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो तो धराशायी हो गया है, ये हम सब देख रहे हैं। अभी बातचीत से भी यही निकला। दूसरा ये निकला कि जो कुछ भी हो रहा है दरअसल केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है, वो ऐसा चाहती है इसलिए हो रहा है। तो केंद्र सरकार का फिर इस पूरे घटनाक्रम से क्या चेहरा निकल के आता है? क्या लोकतंत्र के प्रति हम अब फिर से वही कहना पड़ेगा कि कोई श्रद्धा, कोई कहीं कोई उसको पालन करने की कोई इच्छा नहीं है, पूरी तरह से ध्वस्त करना है? देखिए, जो बात आप पूछ रहे हैं वो बहुत व्यापक है, लेकिन मैं बंगाल से शुरू करता हूं। देखिए, बंगाल पर एक लाइन केवल बोलकर मैं फिर आपके सवाल पर आता हूं कि मेरे दिमाग में आया कि संक्षेप में, लेकिन हाँ, आप शुभेंदु अधिकारी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। क्या जरूरी है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने? भाई, जब लीडर ऑफ अपोजिशन इतना शानदार वहां काम कर रहा है राजभवन, तो मैं समझता हूँ शुभेंदु अधिकारी बहुत फीके पड़ जाएंगे उनके आगे, और ये काम तो राजभवन को ही करने देना चाहिए था एनीवे। लेकिन मैं जो आपका जो प्रश्न है बड़ा व्यापक है, और मेरा इस पर बहुत संक्षिप्त बयान या संक्षिप्त टिप्पणी मेरी ये होगी कि 2 तरह के विचार इस देश में इस समय उभर रहे हैं कि जो ये संकट की स्थिति पैदा हुई है बड़े पैमाने पर पूरे देश में, और जो संकट जाहिर है केंद्र में बैठे जो सत्ताधारी हैं उन्होंने पैदा किया है, उनकी वैचारिकता में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको प्रचंड बहुमत मिल गया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को नहीं मिला था। इसलिए उनका जो स्वप्न है 1925 से ही भारत को किसी रूप में कन्वर्ट करना, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो 2 तरह के विचार हैं, क्योंकि ये राजनीतिक कारणों से पैदा की गई चीज है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हो चाहे दूसरी और संस्थाएं आपके शासन की हो, वो फंक्शन ठीक से तभी करती हैं जब सत्ता जिनके पास है, बड़ी सत्ता यानी केंद्र की सत्ता, वो लोग ठीक हो, संविधान के प्रति उनकी वचनबद्धता हो। जब वचनबद्धता ही नहीं है, वचनबद्धता एक नए ढंग का राष्ट्र बनाने की है,
जिसकी कमान कहीं और होगी, जिसका रिमोट किसी और के पास होगा, तो निश्चित रूप से आप मौजूदा फ्रेमवर्क में समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो दो इस पर विचार हैं। एक तो ये कि बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए चीजों को ठीक किया जा सकता है, और दूसरा यह है कि नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं जनता के बीच से ही कोई बात उभरनी चाहिए। मैं दूसरे पक्ष में हूं। मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख लीजिए, गवर्नर की संस्था को देख लीजिए, या दूसरी और संस्थाओं को देख लीजिए, कोलैप्स हर जगह है, पतन की पराकाष्ठा हर जगह है। और तीनों ये संस्थाओं का जो नियुक्ति है वो केंद्र करता है, यानी राष्ट्रपति के अधीन होता है, या वहां तो कोलिजियम सिस्टम है, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का पूरा सिस्टम। और केंद्रीय चुनाव आयोग, भैया जेएनयू का जो कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय का, वो जनरल बॉडी करती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ केंद्र में सत्ताधारी दल करता है, नेता करते हैं, राष्ट्रपति का केवल काम है। तो बिल्कुल अंत में मैं ये कहूंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से, संवैधानिक ढंग से रिफॉर्म्स करके आज समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये जनता जो लोकतंत्र में सुप्रीम है, सिर्फ वही इन चीजों को संभाल सकती है। डंके की चोट पर वो संसद भवन नया बना रहे हैं। 75 साल में पुरानी संसद जहां सब कुछ बोला गया था, टेक ओवर करते समय भारत राष्ट्र ने जब एक तरह से आधुनिक राष्ट्र के रूप में जब इवॉल्व हुआ था, उदय जिसका हुआ था, वहीं पर सब कुछ डिक्लेयर सेंट्रल हॉल में हुआ था। आप चाहते हैं कि उसको पलट दिया जाए और एक अजीब तरह की एक स्ट्रक्चर वहां पर सौंप दिया जाए। तो मैं ये कहता हूं कि आज की स्थितियों में मुकेश जी, सिर्फ जनता ही चीजों को संभाल सकती है, और कोई नहीं। जी विनोद जी, तो कुल मिलाकर ये केवल पश्चिम बंगाल का संकट नहीं है, ये केवल राज्यपाल की भूमिका का मामला नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार का भी है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का है। तो ये हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो 1947 में हमने राष्ट्र राज्य बनाया था, वो बिखर रहा है। देखिए, बिखर रहा है ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जैसे उमलेश जी ने कहा कि जनता से ही इसका समाधान निकलेगा, मैं भी सहमत हूं, जनता से ही निकलेगा। क्योंकि संस्थाएं जो है उनकी हालत हम सब देख रहे हैं, और संस्थाएं क्या हैं, संस्थाएं कोई अमूर्त नहीं होती, उनमें व्यक्ति तो हैं, हमारे व्यक्ति होते हैं। जनता की हालत भी आप देख ही रहे हैं। नहीं, जनता की हालत हम देख रहे हैं, लेकिन जनता फैसले भी लेती है। पश्चिम बंगाल में जनता ने ही फैसला लिया है ना, तमाम सारी कोशिशों ताकतों के बावजूद जनता ने ही फैसला लिया। दिल्ली में जनता ने ही फैसला लिया। तो ऐसा नहीं है कि जनता फैसला नहीं लेती है, जब उसके सामने विकल्प होता है, मजबूत विकल्प, जनता फैसला लेती है। आज कोई, हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, भाई 1974 में जब वो फैसला, या 75 में कब आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, तो इंदिरा गांधी तो अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर थी भाई। 1971 का युद्ध जीत करके, बांग्लादेश को जो है बना करके, सिक्किम को भारत में मिला करके, पहला परमाणु विस्फोट करके, और उस बैंक नेशनलाइजेशन पे वगैरह तो वो चुनाव जीत चुकी थी वो एक चुनाव में। उसके बाद ये सारी चीजें हुई है ना, लोकप्रियता के चरम पर थी। और तब एक छोटा सा मामला था माइक के इस्तेमाल का, स्टेज के इस्तेमाल का, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला दिया, जो जिन जगमोहन लाल सिन्हा को सब जानते हैं। जिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इंदिरा गांधी के फैसले को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदला था, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा का नाम सब जानते हैं। तो उन्हीं संस्थाओं में से कोई जगमोहन लाल सिन्हा तो इस देश में आए ना, तो तय करे। अब इसी पर परीक्षा हो जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट के भी। आज ये सेंट्रल विस्टा वाला मामला भी हाई कोर्ट में गया है, और ये वैक्सीनेशन का भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो टेस्ट है कि आप कितने। समय खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि शीतल जी भी 1-1.5 मिनट में अंतिम बात रखें अपनी। सवाल कुछ नहीं है, कुछ जहन में हो तो आप कह सकते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। शीतल जी। सब लोगों ने बहुत सुंदर कह दिया है, उसमें अतिरिक्त कहने का कुछ बचा नहीं है। आप इस कार्यक्रम का अपने हिसाब से समापन कर सकते हैं। सब बहुत अच्छा सुंदर सब बोल चुके हैं, वही मेरी भावना है, उसमें कोई अतिरिक्त नहीं। जी, तो कुल मिलाकर बहुत ही दिलचस्प बहस रही। हमने पूरे तंत्र का एक तरह से जायजा लिया है कि कैसे राज्यपाल की संस्था तो पहले से बीमार थी और बीमार होती गई है, और उसके साथ साथ पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो लोकतंत्र बीमार होता जा रहा है।
ये तमाम पहलू इस बहस में उभर कर आए हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बहस, बहुत अच्छी चर्चा आज हमने आप सबके साथ मिलकर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और धन्यवाद मैं उन तमाम दर्शकों का भी करूंगा जो इसे लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनकी टिप्पणियां भी यहाँ आ रही हैं। मैं उनको नहीं ले पाया हूं, लेकिन कभी ये सिलसिला भी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।